आरएसएस एक ऐसा संगठन जिसके नाम से आज भी पूरा देश वाइब्रेट करता है। ये वही संगठन है जिस पर 3 बार बैन लगाया गया, लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल संगठन कैसे बन गया? क्या आरएसएस ने इस देश के साथ गद्दारी कर अंग्रेजों का साथ दिया था? क्या वाकई आरएसएस ने भारतीय तिरंगा और भारतीय संविधान का विरोध किया था? जिस देश के लिए हम अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, आखिर उस देश की सबसे बड़े संगठन की प्रार्थना में हिंदू राष्ट्रभूमि शब्द की जगह पर भारत राष्ट्रभूमि शब्द क्यों नहीं? क्या ये वही आरएसएस है जिसने हिंदू महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार न देने की बात कही? जिस सरदार पटेल को ये लोग पूछते हैं, आखिर उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस पर 16 महीने का बैन क्यों लगा दिया? आखिर वो अंग्रेज जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू को अपना दुश्मन मानते थे, आखिर वही अंग्रेज आरएसएस को लेकर एग्रेसिव क्यों नहीं थे? क्या है आरएसएस का पूरा सच, जानिए आज की इस पूरी वीडियो में। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। साल 1947 में इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान आरएसएस ने वेस्ट पंजाब से लौट रही हिंदू फैमिलीज की मदद की। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि उसी टाइम उन्होंने नॉर्थ इंडिया में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में भी मुख्य भूमिका निभाई थी और इसी वजह से आरएसएस उन दिनों सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जिस संगठन की प्रार्थना में हिंदू राष्ट्रभूमि शब्द को ज्यादा प्राथमिकता दी गई भारत राष्ट्रभूमि शब्द से, जबकि ये देश हम सबका है, तो क्या संघीय भूमिका नहीं बनती कि वह इस वर्ड को चेंज करके भारत राष्ट्रभूमि करे? मैं हिंदुओं का कोई विरोधी नहीं हूँ, एक्चुअली में मैं खुद हिंदू हूँ। वापस लौटते अपनी स्टोरी पर थोड़ा जो अलग पॉइंट पर चले गए थे, लेकिन देश आजादी से कुछ टाइम पहले जब 22 जुलाई 1947 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 3 अलग अलग रंग वाले तिरंगे को राष्ट्रीय तिरंगा घोषित किया, तो इसके जवाब में आरएसएस ने अपनी ऑर्गेनाइजिंग मैगजीन में एक अपना आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं द्वारा इस तिरंगे को कभी भी नहीं अपनाया जाएगा। जैसे कि 3 शब्द अपने आप में एक बुराई है, ठीक उसी प्रकार ये 3 रंग वाला तिरंगा देश के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही उन्होंने भगवा झंडे को भी राष्ट्रीय तिरंगा माना जाए, इसकी भी उन्होंने मांग की। बात यही खत्म नहीं होती। आरएसएस के दूसरे सह संचालक रहे गुरु गोलवलकर ने भी इस तिरंगे पर अफसोस जताया और उनके द्वारा लिखी गई बुक बंच ऑफ थॉट्स में टाइटल ड्रिफ्टिंग एंड ड्राफ्टिंग के एक आर्टिकल में उन्होंने इसे इंटेलेक्चुअल वैक्यूम से कंपेयर किया। इस स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरएसएस ने अपने नागपुर हेडक्वार्टर पर सिर्फ 2 ही बार भारतीय तिरंगे को फहराया। पहली बार 15 अगस्त 1947 को और दूसरी बार 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद से साल 2002 तक आरएसएस ने कभी भारतीय तिरंगे को फहराया ही नहीं। मतलब 52 साल तक आरएसएस ने भारतीय तिरंगे का विरोध किया। 26 जनवरी 2001 को राष्ट्रप्रेमी युवा दल के 3 कार्यकर्ताओं ने नागपुर हेडक्वार्टर पर जबरदस्ती तिरंगा फहराने की कोशिश की, तो आरएसएस ने उन तीनों लोगों पर मुकदमा दर्ज करा के उन्हें जेल भिजवा दिया। उस टाइम सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। 11 साल तक इन तीनों को जेल की सजा काटना पड़ी और साल 2013 में इन तीनों के केस को खत्म कर दिया गया और ये जेल से रिहा हो गए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी इंसान ने अपने देश का तिरंगा और वो भी अपने ही देश में अगर फहरा भी दिया, तो आरएसएस ने उन लोगों को 11 साल के लिए जेल भिजवा दिया। अब ऐसे संगठन को हम राष्ट्रवादी माने तो कैसे माने? इतना ही नहीं, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस टाइम पर भी आरएसएस ने कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट नहीं किया। इसे थोड़ा डीपली समझते हैं, क्योंकि आरएसएस ने अपनी ऑर्गेनाइजिंग मैगजीन में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कई आर्टिकल पब्लिश किए थे जिनमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में प्राचीन हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति का कोई नाम निशान तक नहीं है। 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर के एक एडिटोरियल में लिखा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राचीन भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का कोई जिक्र तक नहीं है, जबकि मनुस्मृति का कानून दुनिया भर में तारीफ बटोर चुका है। मतलब उनका मानना था कि भारत के नए संविधान में भारत के पुराने हिंदू ट्रेडिशन और मनुस्मृति के प्रिंसिपल्स को जगह मिलनी चाहिए थी। इसके बाद 6 फरवरी 1950 को ऑर्गेनाइजर में एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था मनु हील्स आवर हर्ट्स। यह आर्टिकल एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज शंकर सुब्बा अय्यर ने लिखा था। इस आर्टिकल में बताया गया कि चाहे डॉक्टर अंबेडकर ने कह दिया हो कि मनुस्मृति का युग खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी कई हिंदुओं की डेली लाइफ मनुस्मृति और पुराने स्मृति रूल से प्रभावित होती है। यानी आर्टिकल के अकॉर्डिंग मनुस्मृति को हिंदू सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट माना गया। लेकिन कंट्रोवर्सी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद सर संचालक गुरु गोलवलकर ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठाए और उन्होंने अपनी बुक बंच ऑफ थॉट्स में इस बात को लिखा कि भारतीय संविधान अलग अलग पश्चिमी देशों के संविधान का मिक्सचर लगता है, इसमें हमें अपना असली राष्ट्रवादी रुख नजर नहीं आता। यानी उनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की ट्रेडिशनल आइडेंटिटी और कल्चर वैल्यू ज्यादा रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर आरएसएस की उस वक्त सोच इतनी अलग क्यों थी? कहीं आरएसएस अंग्रेजों से मिला हुआ तो नहीं था?
इस बात को समझने के लिए हमको अपनी पूरी स्टोरी को फ्लैशबैक करना होगा। तो चलते हैं वापस 1925 की स्टोरी। सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर आरएसएस की स्थापना करते हैं। साल 1925 से लेकर साल 1940 तक की पूरी कहानी हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। 21 जून 1940 को हेडगेवर जी की डेथ के बाद माधव सदाशिव गोलवलकर आरएसएस के दूसरे सरसंचालक बनते हैं, जिन्हें आज हम गुरु जी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साल 1940 के आते आते तक आरएसएस ने ऑफिशियली किसी भी आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया था, चाहे वो साइमन कमीशन हो, सॉल्ट मूवमेंट हो या फिर सिविल डिसएबिलिटेंस मूवमेंट। हाँ, वो बात अलग है अगर किसी स्वयंसेवक ने व्यक्तिगत रूप से आजादी के आंदोलन या फिर लड़ाई में भाग ले लिया हो। लेकिन साल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में जहां पर गांधी जी हिंदू मुस्लिम को बुलाकर पूरे देश को एकजुट कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त आरएसएस खुद को राजनीति से दूर बताकर कांग्रेस का किसी भी आंदोलन में सपोर्ट नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि जब 5 अगस्त 1940 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस और कई क्रांतिकारी संगठनों को खत्म करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 के रूल नंबर 56 और 57 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें गैर सरकारी संगठन द्वारा मिलिट्री जैसी यूनिफॉर्म पहने, मार्च पास्ट करने और बिना इजाजत लाठी डंडा या हथियारों की ट्रेनिंग देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। लेकिन इसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट संघ के लोगों पर कार्रवाई करने लगी तो गोलवलकर जी ने 28 अप्रैल 1943 को सभी शाखाओं में एक सर्कुलर पास किया, जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि ब्रिटिश कानून का उल्लंघन न हो, इसलिए संघ ने खाकी वर्दी और मिलिट्री ड्रिल्स को हटा दिया ताकि संगठन पर बैन न लग जाए। जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, संघ में इससे पहले खाकी वर्दी की ड्रेस हुआ करती थी, लेकिन जब अंग्रेजों का नोटिफिकेशन आया तो संघ ने इसे बदल करके व्हाइट शर्ट, खाकी लेकर और ब्लैक कैप कर दिया। लेकिन संघ के इसी डिसीजन को लेकर कई इतिहासकार इसे अंग्रेजी सरकार के सामने झुकना बताते हैं, तो कई स्वयंसेवक इसे एक टैक्टिकल मूव कहते हैं। लेकिन जहां पर पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा था, वहीं गोलवलकर के नेतृत्व वाली आरएसएस की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि अंग्रेजों का विरोध करना ही असली राष्ट्रवाद नहीं है। उनके अनुसार एंटी ब्रिटिश नेशनलिज्म यानी अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से में किया गया आंदोलन देश को कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं देने वाला था। संघ की नजर में ये सिर्फ एक भावनात्मक रिएक्शन था, जिससे देश की एकता और भविष्य दोनों को नुकसान हो सकता था। शायद यही कारण था कि आरएसएस ने गांधी जी के सभी आंदोलनों से दूरी बनाए रखी। ना तो आरएसएस ने साल 1940 के इंडिविजुअल सत्याग्रह का समर्थन किया और ना ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। यहाँ तक कि जब साल 1940 में रॉयल इंडियन नेवी के जवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तब भी आरएसएस ने ना तो उस आंदोलन का समर्थन किया और ना ही उसमें भाग लिया। अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, तो उन्होंने पूरे देश को एक ही नारा दिया था, करो या फिर मत। मतलब या तो इस देश को आजाद कराओ या फिर इस देश की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान करो। लेकिन आंदोलन शुरू होने के अगले ही दिन महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को बिना किसी मुकदमे के अरेस्ट कर लिया गया। उस समय पूरा देश सड़कों पर था, लोगों को बेरहमी से पीटा जा रहा था, कई जगहों पर हिंसा और दंगे भी भड़क उठे। इस आंदोलन में करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन हमारे ही देश के कुछ गद्दार संगठनों ने इस आंदोलन की जगह अंग्रेजों का साथ देना चुना, जिसमें अंग्रेजों को वायसरॉय काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कुछ रियासतें, इंडियन इंपीरियल पुलिस, ब्रिटिश इंडियन आर्मी और इंडियन सिविल सर्विस का सपोर्ट मिला। लेकिन जब इस आंदोलन का कुछ सालों तक कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला, तो जिन्ना और मुस्लिम लीग के साथ साथ कांग्रेस विरोधी आरएसएस और हिंदू महासभा ने गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। इंटरेस्टिंग बात देखिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और आरएसएस ये तीनों कांग्रेस को अपना दुश्मन मानते थे और अंग्रेजों से दोस्ती करना चाहते थे। साथ ही ये तीनों संगठन देशभक्त होने का भी दावा करते। जैसा कि आरएसएस ने पहले की तरह गांधी जी के सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट से दूर रहने का फैसला किया, वैसा ही उसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किया। आरएसएस के युवा स्वयंसेवक देश के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन संघ के लीडर्स ने उन्हें सलाह दी कि अपनी एनर्जी अभी जेल जाने या अंग्रेजों से लाठी खाने में बर्बाद मत करो, इसे भविष्य की बड़ी लड़ाई के लिए बचा कर रखो। अब आप लोग ही जरा सोच करके देखिए कि देश आजादी से बड़ी लड़ाई भला और कौन सी होगी। जिस आजादी के लिए भगत सिंह जैसे युवा फांसी चढ़ गए, क्या उससे भी बड़ी लड़ाई और कोई होगी? आरएसएस की इसी बात को अंग्रेजों ने अपने होम डिपार्टमेंट में एक नोट में दर्ज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि संघ की मीटिंग्स में जो स्पीकर भाषण देते थे, वह अपने स्वयंसेवक से कहते थे कि कांग्रेस के ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों से दूर रहो। और सबसे बड़ी बात ये कि स्वयंसेवक ने इस ऑर्डर को फॉलो भी किया और आंदोलन में शामिल भी नहीं हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आरएसएस को लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई खतरा या समस्या नहीं माना। इसके साथ ही बॉम्बे गवर्नमेंट ने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा
कि संघ ने पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर काम किया है। उन्होंने अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसी भी हंगामे या दंगों में भाग नहीं लिया। सरकार ने यह भी बताया कि संघ ने कभी भी किसी सरकारी आदेश को नहीं तोड़ा, बल्कि हमेशा ब्रिटिश सरकार के कानूनों का पालन करने की तत्परता दिखाई दी। बॉम्बे सरकार की रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया कि दिसंबर 1940 में ही जब अंग्रेजों ने संघ के स्टेट लेवल लीडर्स को चेतावनी दी थी कि वह किसी भी एक्टिविटी से दूर रहें जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो, तो संघ ने पलटकर ब्रिटिश सरकार अधिकारियों को लिखित में ये साफ शब्दों में एश्योरेंस दिया था कि उनका सरकार के आदेशों को तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आरएसएस ने एक संगठन के तौर पर साल 1925 से लेकर साल 1947 तक, यानी आजादी से पहले के पूरे जीवन काल में अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया, ना ही उन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सिंगल मार्च तक नहीं निकाला। 1930 से लेकर 1940 के बीच में आरएसएस के पास 30 से 40 हजार स्वयंसेवकों का एक संगठन था। अगर ये 30 से 40 हजार लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते तो शायद आजादी की लड़ाई में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे हम वीडियो के पार्ट 3 में, जिसमें हम आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में समझेंगे। मतलब आरएसएस की किस चीज को लेकर क्या सोच रहती थी और क्या सोच अभी प्रेजेंट में है। अब आप ही हमको कमेंट करके बताइए कि आपकी आरएसएस को लेकर क्या सोच है, और अगर हाँ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो तत्परता मिलती रहे।